यूके में जो जाना है वो थोड़ा इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मिनिमम स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट लगती है और मास्टर्स के लिए उनके कितनी अमाउंट लगती है? अगर मास्टर्स के लिए आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आई मीन बैचलर्स किया आपने, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं। और दूसरा उसके अलावा जो इकोनॉमिकल बजट के अतबार से वो भी बड़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो 20 लाख से 25 लाख तक मास्टर्स प्रोग्राम है यूके में उनका हो जाएगा। 35 से 40 लाख लग जाता है अगर आप बैचलर के लिए आप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टैगलाइन है ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी के तहत हम मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तकरीबन 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्लस इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये बीइंग अ ट्रेनर भी काम करते रहे हैं और इस वक्त लोगों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इस हवाले से कि वो बाहर के ममालिक में किन किन ममालिक में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है। और इनकी एक अपनी कंपनी भी है कैरियर वीज़ा इंटरनेशनल के नाम से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका इंटरेस्ट करियर काउंसलिंग में और ख़ास तौर पे जो वीज़ा कंसल्टेंसी है इसमें कैसे और कब डेवलप हुआ। और इसके साथ साथ इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है, ज़ाहिर है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक इकनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मुल्क कौन सा है कि जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, विलिंग हैं मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए, तो वो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम रईस अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से। सर, आगाज़ यहीं से करूँगा कि आपने कब सोचा कि आप अपना काम करेंगे, क्योंकि बीइंग अ टीचर जब इंसान काम कर रहा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो कब इस को आगाज़ करने का सोचा? ये 2022 सितंबर 2022 में मैंने ये सोचा कि मुझे स्टूडेंट्स की जो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो कि यूनिवर्सिटी में भी एज ए लेक्चरर मैं वो सर्विसेज दे रहा था, तो स्टूडेंट्स को बताना, स्टूडेंट्स को गाइड करना। मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो उसमें उनकी जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के अतबार से जो फील्ड से रेलिवेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है उसमें उनकी इंडस्ट्री विजिट्स, उनकी जॉब प्लेसमेंट्स और इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग्स हैं उस हवाले से उनको गाइड करना, बताना। मगर ये फिर स्टडी अब्रॉड के हवाले से ये एक कैरियर के लिहाज से मैंने सोचा कि उनको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो गाइड किया जाना चाहिए। तो वो फिर टीचिंग कैरियर जो है उसके बाद मैंने इसको स्विच किया कैरियर वीज़ा इंटरनेशनल के नाम से। करंट और मेरा ऑफिस है और उसमें स्टूडेंट्स को हाँ गाइड करते हैं, हम बताते हैं कि कौन सा कंट्री है जो उनके बजट के अतबार से, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी प्रोफाइल के लिहाज से बेस्ट कोर्सेज कहाँ मिल सकते हैं और कौन सी बेस्ट चॉइस बन सकती है उनके लिए। सर, इस वक्त जो आपके पास केसेस आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, उनको आप ज़्यादातर किन मालिक में रेफ़र करते हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ में आप उनको रेफ़र करते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल अली रहमान साहब ऐसी बनी हुई है कि जो मौजूदा मुल्क की जो एक एज ए होल जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है तो पूरी दुनिया उससे बखूबी वाकिफ़ है। तो उसमें जो हमारा जो एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसमें मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो रिलक्टेंट हैं ईजीली वीज़ा देने में। तो इसमें वो जो कंट्रीज जहाँ पर 100% वीज़ा रेशो है या मोस्ट लाइकली मोर दैन 90% वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, उसमें यूके है और इसी तरह फिनलैंड है और स्वीडन की बर्सन पार्टी को लास्ट ईयर क्लोज होगी, मगर ये इथोपिया में अभी भी उसके उनके वीज़ास को डील कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये चंद कंट्रीज़ जो हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अच्छी वीज़ा रेशो है और उसके बाद फिर यूके है। सही। तो हम स्टूडेंट्स को उनकी प्रोफाइल के अतबार से जो वो कंट्रीज़ जहाँ पे अच्छी वीज़ा रेशो और जो रेलेवेंट कोर्सेज मिल सकें उनके बजट के अतबार से, वो हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं और उनमें उनको एडमिशन करवाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो वो अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री आपको बता दें या डोमेन बता दें कि हम इसी में करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, वो इससे रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहता है, या किसी ने एमबीए किया हुआ है उससे रिलेटेड, तो इस हवाले से भी आप कोई मुल्क चूज़ करके बताते हैं कि यहाँ की ये डिग्री ज़्यादा बेहतर है?
जी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी मैंने बताया, तो बायोटेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो है वो बायोमेडिकल की कोर्सेज हैं यूके की अच्छी बड़ी टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और बायोमेडिकल में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, और ये जो कोर्सेज की बड़ी इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल फ़ी मिल जाती है यूके की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी कोर्सेज जो है स्वीडन में भी है और यूके में भी है, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसमें बहुत ईजीली प्रोसेस हो जाता है। कोर्सेज तो अब जैसे इटली, पुर्तगाल, जर्मनी और बाकी जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी है, मगर इशू ये आ जाता है कि इस वक्त इन यूरोपियन कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ की जो अपॉइंटमेंट का इशू है, वीज़ा रेशो चीनी है, एक एक 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है, स्टूडेंट्स का सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होता है, तो स्टूडेंट्स का यहाँ भी वक्त ज़ाया होता है। जी सर, आप कहना चाह रहे हैं कि यूके का जो प्रोसेस और प्रोसीजर है वो आसान है? आसान है, इजी है, बड़ा वेल डिफाइंड है, और इस वक्त आप कह रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी यूके में, वहाँ पे आपको एडमिशन भी दे रही हैं स्टूडेंट्स को, विदाउट आइल्स भी एडमिशन हो रहा है यूके में। सही। तो जी अच्छा जी सर, ये टेस्ट के हवाले से मैं नेक्स्ट बात आपसे पूछने वाला था कि विदाउट आइल्स जो एडमिशन होता है, इसमें फिर वो यूनिवर्सिटीज़ के अपने कोई टेस्ट होते हैं या क्या क्राइटेरिया होता है उनका सेलेक्ट करने का? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। वो उसमें प्रोफिशिएंसी एक सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि आपका जो मीडियम टू इंस्ट्रक्शन है ड्यूरिंग 4 years ऑफ योर डिग्री, तो वो यूनिवर्सिटी वो जो लेटर देती है उस बेस पे वो एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इसके अलावा आपके जो इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 200 अगर 120 130 से अबव मार्क्स हैं, तो उसमें अच्छे इंग्लिश में मार्क्स की बेस पे भी आपका विदाउट आइल्स आपका एडमिशन एप्लीकेशन जो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट उनका कोई अपना होता है उससे पहले, एडमिशन से पहले यूनिवर्सिटी का? नहीं, वो फिनलैंड में अगर आप बात करें तो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उनका टेस्ट होता है अलग से, और अगर आपने सेट किया है तो वो उस सेट टेस्ट की बेस पे आपको एग्जामिनेशन मिल जाती है, आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। यूके में भी हाँ जी, ये जो एफएससी में अच्छे मार्क्स आपके, या आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में आपने किया है और वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अगर आप ले लें तो उसमें किसी और अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपका विदाउट टेस्ट उस प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर भी एडमिशन हो जाता है। सर कुछ लोग यहाँ पे अपनी ऑनर्स की डिग्री कर लेते हैं, बीएस ऑनर्स या बीबीए ऑनर्स, और उसके बाद वो आगे मास्टर्स भी कर लेते हैं जो कि एमफिल के इक्वल हो जाता है। तो जब वो यूके या किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो उनको मास्टर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है या डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन हो जाता है? नहीं, अच्छा, वो ये जो डायरेक्ट पीएचडी है ना, इसमें ज़रा कंपटीशन होता है, ज़रा मेरिट होता है, बिकॉज जिस तरह यहाँ के स्टूडेंट आप जैसे सोच रहे हैं कि हम यूके में एक अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप में मिल जाए, मुझे जाके पढ़ ले, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें चांसेस एडमिशन के एप्लीकेशन प्रोसेस आगे हो जाए, सक्सेसफुली प्रोसेस होने के बड़े कम चांसेस हो जाते हैं। अलबत्ता यह है कि हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अगर एमएस किया है, एमफिल किया है, तो आप अपनी उसी क्वालिफिकेशन के बेस पे एप्लीकेशन प्रोसीड करें। तो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और यूके, जहाँ पर अच्छा वीज़ा रेशो है, या यूके में भी, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें, उसको प्रोसीड करें, मास्टर्स के लिए ही प्रोसीड करें, यह कि आफ्टर कंप्लीटिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको दोबारा मास्टर्स करें पहले। हाँ, मतलब वो जितना टाइम पीएचडी एप्लीकेशन को परस्यू करना, अप्लाई करना, फिर उसको वेट करना, वो 1 साल इतना लग जाता है, उतने में वहाँ पर जाके उनका मास्टर्स करके आप वो डिग्री करके देन फिर आपके पास वो पीएचडी के लिए बड़ी आसान आपके लिए ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे जाके यहाँ पर पीएचडी स्कॉलरशिप का वेट किया जाए। सही। अच्छा सर, अभी जो आपका इदारा है वो कोर सर्विसेज क्या क्या दे रहा है? कोर सर्विसेज में उसमें हम एक्चुअली स्टूडेंट की जो एडमिशन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, आई मीन उसके वाले से उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमको गाइड करते हैं, उसकी प्रोफाइल के लिहाज से, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं और उससे रेलेवेंट कौन सी ऑप्शन, कौन सी चॉइसेस हो सकती हैं पूरी दुनिया में, आई मीन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ उसका एडमिशन हो सकता है। और फिर जब स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स देता है देन फिर हमारा एप्लीकेशन जो पोर्टल अलग से एक टीम है, हम उनके डॉक्यूमेंट्स वो एप्लीकेशन पोर्टल को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, और देन फिर वो वीज़ा एप्लीकेशन फर्दर स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करते हैं। अच्छा सर, जो लोग जाना चाहते हैं बाहर, ज़ाहिर है आपके पास बेशुमार केसेस आते होंगे, कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको लगता हो कि स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में कर देते हैं, या कोई ऐसा टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्किप हो जाता है उनसे, या अपनी प्रोफाइल मेकिंग में, तो मैं चाहूँगा वो अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करें ताकि जो जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए।
बस ये है कि जो सीधे स्टूडेंट्स हैं मतलब वो तो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके रखते हैं और मतलब स्टेप बाय स्टेप ये है कि आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट करें। टेस्टेशन IBCC से टेस्ट होता है आपका, मैट्रिक FSC वो करवा लें। फिर जो डिग्री है ऑनर्स डिग्री BS की यूनिवर्सिटी की डिग्री तो वो हायर एजुकेशन कमीशन HEC से करवा लें, ठीक है। UK के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो डिग्री टेस्टेशन वैसे रिक्वायर नहीं है, मगर यूरोप के लिए अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए करते हैं तो उसके लिए ये कंपलसरी है। तो मिस्टेक बस ये कि स्टूडेंट्स कुछ सीरियस होते हैं, कुछ ऐसे बस नॉन सीरियस होते हैं। उसमें फिर हमारी जो सर्विसेज होती हैं, जो हमारा स्टाफ है, हमारी टीम है, वो फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं बाबू आप करें, जाएं, टेस्टेशन करवाएं और कोई मिस्टेक ना हो। और यह कि कुछ जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, अच्छे सीरियस स्टूडेंट्स, वो तो सारी अपनी चीज़ें कंप्लीट ही रखते हैं। सही। अच्छा सर, आपकी लाइफ में थ्रू आउट जब आपने ये काम भी स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कोई इंस्पिरेशन रही? जी हाँ, इंस्पिरेशन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन सर कासिम अली शाह से रही। और जो है उनकी जो वीडियोस और उनकी जो लेक्चर स्पेशली कैरियर काउंसलिंग के एतबार से अगर सच पूछें तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो मैंने 12 साल मैंने टीचिंग की, पढ़ाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वो जो स्टूडेंट को बताते हैं, गाइड करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, तो उस गाइडलाइन और काउंसलिंग से जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कैरियर काउंसलिंग का, तो उसके पीछे मोटिवेशन जो है वो कासिम अली शाह साहब ही की थी। क्योंकि सर ने जिस तरह उनके लेक्चर्स हम सुनते हैं, आई मीन कैरियर काउंसलिंग में कई यूनिवर्सिटी के उनके सेमिनार्स थे, लेक्चर्स थे, वो मैं सुनता रहा हूँ। तो देन ये एक किस अंदाज से स्टूडेंट की साइकी को अंडरस्टैंड करके अपने कम्युनिकेट करना है, ये जो बेसिक स्किल है वो सर कासिम अली शाह उनकी वीडियोज़ ही से सीखी। सर, आपने एक बात की कि UK में जो जाना है वो थोड़ा इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक एस्टिमेटेड बजट आप बता दें कि ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनकी मिनिमम स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट लगती है और मास्टर्स के लिए उनकी कितनी अमाउंट लगती है? देखिए, अगर मास्टर्स के लिए आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आई मीन बैचलर्स किया आपने, 4 इयर्स डिग्री, आई मीन 1 साल 2 साल में आपने कंप्लीट की, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं। विदाउट आइल्स उनका एडमिशन बड़ा इजीली होता है। और दूसरा उसके अलावा जो इकोनॉमिकल बजट के अतबार से वो भी बड़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट आप कहने का अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो 20 लाख से 25 लाख तक मास्टर्स प्रोग्राम में UK में उनका हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने 2-3 साल, वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा 20-25 लाख में? नहीं, ये 20-25 लाख आप कहने इनिशियल डिपॉजिट प्लस आपके जो एक्सपेंसेस डाल करके ये है, ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। अदरवाइज वैसे ही बजट जो है UK का वो 30 से 35 लाख है, मगर ये 20 लाख से 25 लाख जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये वो इकोनॉमिकल बजट है। और अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो ज़रा UK में एक्सपेंसिव है। UK में आप कहने के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो तकरीबन 35 से 40 लाख लग जाता है अगर आप बैचलर के लिए आप जा रहे हैं। सही। और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उसमें कितना डिफरेंस है तकरीबन? जैसे कनाडा है, स्वीडन है, आप अभी बात कर रहे थे। हाँ, कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है। कनाडा में वो उनका जो SDS से जो वीज़ा स्ट्रीम है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो है, उसमें 10,000 जो डॉलर्स हैं, कैनेडियन डॉलर जो है, वो उनके बैंक में आपने ब्लॉक करवाना होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर फ़ी, जो उनकी ट्यूशन फ़ी है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो इनिशियल डिपॉजिट है, वो तकरीबन को 50 से 60 लाख के करीब फ़ी है। प्लस अगर आप 10,000 जो इनिशियल डिपॉजिट वो जो बैंक अकाउंट में ब्लॉक करवाना है, तो ये 20-25 लाख ही बन जाता है। तो कनाडा का बजट आप कह लें 70 से 80 लाख बन जाता है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ये है कि उसकी वीज़ा जो रेशो है, आई मीन वो कभी अच्छे वीज़ाज में मिल भी जाते हैं लोगों को वीज़ाज, मगर उसमें रिफ्यूज़ल के भी चांसेस हैं। जैसे UK की तरह, UK में तो मोर देन 90% में वीज़ा मिलने के चांसेस हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल के भी चांसेस होते हैं। तो कनाडा से कम बजट आप कह लें कि 50 लाख के करीब जो है, 40 से 50 लाख के करीब जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया से नीचे फिर UK है। और ये है कि बाकी फिर यूरोप में, स्वीडन में ऐसा भी है, स्वीडन में कि 20-25 लाख में स्वीडन में भी मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आपका हो जाता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। मगर ये कि वो ज़रा एम्बेसी चूँकि बंद हो गई है, इस्लामाबाद एम्बेसी, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह एम्बेसी खुल जाएगी। तो अभी भी अदरवाइज इथोपिया के अंदर उसको डील कर रहे हैं स्वीडन के वीज़ाज़ को। अच्छा सर, आप करियर काउंसलिंग के साथ साथ बीइंग अ ट्रेनर भी आपने काफ़ी काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि वो आप थोड़ा सा शेयर करें, वो आपका सारा सफ़र कैसा रहा? हाँ, इसमें कह लें कि सबसे बड़ी जो मोटिवेशन जो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो चेयरमैन थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, डॉक्टर आमिर खान, उनको क्रेडिट जाता है। एक्चुअली उन्होंने मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर जो है बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा सपोर्ट किया। और जो लास्ट जो कुछ ईयर्स थे उसमें ट्रेनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रोफेशनल इथिक्स है, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर है, ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम के बेसिक जो सब्जेक्ट्स में आता है। तो ये मैंने ये सब्जेक्ट्स एज ए ट्रेनिंग्स के अतबार से स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाए हैं। फिर यह है कि डॉक्टर आमिर खान ने मुझे रिकमेंड किया UNODC, आई मीन यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनकी जो ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में
उन्होंने स्टार्ट की इसमें मेक्सिको, पाकिस्तान और जो है एक और कंट्री था। तो इन कंट्रीज़ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने यूएनओडीसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उसमें उनको ट्रेनर्स चाहिए थे। तो वो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया यूएनओडीसी में एज ए ट्रेनर। उनका मॉड्यूल था बिहेवियरल इथिक्स में, तो बिहेवियरल इथिक्स मैंने वो ट्रेनिंग्स दी यूएनओडीसी में। फिर वो एक डिपार्टमेंट में आके उसकी ट्रेनिंग करवाना, और वो फिर मेरे पास उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया। तो मैं यूएनओडीसी का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने वो ट्रेनिंग्स दी थी, और यूनिवर्सिटी में भी मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं जिसमें ट्रेनिंग का वो सारा आ जाता है। थैंक यू सो मच रईस अहमद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।